इस दुनिया में माँ और बेटे के रिश्ते को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जहाँ एक माँ अपने बच्चों के लिए बिना सोचे समझे अपनी जान भी दांव पे लगा देती है, वही जनवरी 2024 में एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। एक माँ ने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी और जिस माँ पर इस हत्या का आरोप लगा था वे कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि सूचना सेठ थी, जो कि एक डेटा साइंटिस्ट और माइंडफुल एआई लैब स्टार्टअप की सीईओ थी। So hey everyone, welcome back to the another video. I am Bhavna and you are watching Bhavna Clips. सूचना सेठ बंगाल की रहने वाली थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता से की थी। इन्होंने अपना करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के एरिया में बनाया। ये एक प्रोफेशनली एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट है। सूचना सेठ का नाम 100 ब्रिलियंट वुमेन इन एआई एथिक्स लिस्ट 2021 में भी इंक्लूड है। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी की है। इतना ही नहीं, सूचना के नाम नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पेटेंट भी है। सूचना का पति वेंकट रमन केरल का रहने वाला था। इन दोनों की मुलाकात जॉब के दिनों में ही हुई थी। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए और कुछ समय बाद 2010 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के कई साल बाद इनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के बाद इन दोनों का रिश्ता बनने की बजाय बिगड़ने लग गया और धीरे धीरे हालात इतने खराब होने लगे कि दोनों ने 2023 में डिवोर्स लेने का डिसीजन बना लिया। दोनों पति पत्नी का डिवोर्स लगभग तय हो चुका था, मगर मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना सेठ चाह रही थी कि बेटा उसके साथ रहे, जबकि वेंकट रमन चाह रहा था कि बेटे की कस्टडी उसे मिले। इस बात को लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सूचना और वेंकट रमन के बीच बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सूचना वेंकट को बेटे से मिलने ही नहीं देती थी, पर वेंकट रमन अपने बेटे से मिलना चाहता था, जिसकी वजह से उसने कोर्ट में अपील की। तो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हर संडे वेंकट अपने बेटे से मिल सकता है। कोर्ट के इस फैसले से सूचना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वे किसी भी सूरत में पति को बेटे से मिलने नहीं देना चाहती थी। कोर्ट ने वेंकट रमन को 20,000 मंथली अलावेंस सूचना सेठ को भी देने को कहा। इस फैसले के काफी समय बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं। इसके बाद 4-5 संडे यूं ही निकल जाते हैं, मगर वेंकट चाहकर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाए, क्योंकि सूचना कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु से निकल जाती थी। वेंकट बेटे से ना मिल पाए, इसलिए सूचना सेठ 31 दिसंबर 2023 संडे को गोवा चली गई। वो वहाँ अपने बेटे के साथ 5 दिन तक रुकी। वहाँ घूमने के बाद 4 जनवरी को वह बेटे के साथ बेंगलुरु वापस आ गई। वैसे 31 दिसंबर को संडे था और उसने पति को बेटे से नहीं मिलने दिया था। फिर 4 जनवरी को गोवा से लौटने पर सूचना सेठ 2 दिनों तक बेंगलुरु में रही। उसने तभी अगले संडे यानी 7 जनवरी के लिए भी प्लान बना लिया था और 6 जनवरी से 10 जनवरी तक 4 दिनों के लिए गोवा में एक होटल में रूम नंबर 404 बुक कर लिया और 6 जनवरी को अपने बेटे के साथ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलंगुट बीच के पास सोल बनियान ग्रैंड होटल में पहुंच जाती है। सूचना ने यह होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को यहाँ 10 जनवरी तक रुकना था, पर अचानक 7 जनवरी की रात को लगभग 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर फोन करती है और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त चेकआउट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना है। सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना से कहता है कि आप जब चाहे जा सकते हैं, पर सूचना कहती है कि मैं अभी जाना चाहती हूँ और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए आप टैक्सी भी अरेंज करके दीजिए। तो होटल का स्टाफ उसे एडवाइस देते हैं कि टैक्सी से बेंगलुरु तक जाने के लिए काफ़ी महंगा पड़ जाएगा और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि आप फ्लाइट से चली जाए। पर सूचना ने उनसे कहा कि आप मुझे बस टैक्सी अरेंज करके दीजिए, तो होटल वालों ने टैक्सी का अरेंजमेंट कर दिया। होटल वालों का ही एक ड्राइवर रॉय जॉन डिसूजा अपनी टैक्सी लेकर बेंगलुरु तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो इसके लिए 30,000 रुपये किराया मांगता है। तो सूचना कहती है कि आप पैसे की चिंता मत करो, आप टैक्सी मंगवा लो। थोड़ी देर बाद डिसूजा अपनी टैक्सी लेकर होटल के बाहर पहुंच जाता है और रात के लगभग 1 बजे ड्राइवर अपनी नोवा कार में सूचना को बिठाकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सूचना सेठ के होटल से निकलने के बाद उसके रूम की साफ सफाई करने के लिए क्लीनिंग स्टाफ जाता है। जब क्लीनिंग स्टाफ अपना काम शुरू करता है, उसके रूम की सफाई करता है, तभी उसके रूम में पड़े टॉवल पर उनकी नज़र जाती है, जिस पर खून के धब्बे थे। तो क्लीनर ने फौरन इस बात की जानकारी होटल के मैनेजर को दी। मैनेजर जब वहाँ जाकर चेक करता है तो वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो फौरन कलंगुट पुलिस को कॉल लगा देता है। ये जानकारी मिलते ही कलंगुट पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और वो भी कमरे की तलाशी लेती है। पुलिस भी खून के धब्बे वाले टॉवल को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद पुलिस वाले होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है
कि जब सूचना सेठ होटल के अंदर आती है तो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। पर जब वे रात के लगभग 1 बजे होटल से चेकआउट करती है तो उसके साथ वो बच्चा नहीं था। इतना देखते ही पुलिस वाले तुरंत सूचना सेठ के मोबाइल पर फोन करके उसे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो पुलिस वाले होटल से उस ड्राइवर का नंबर मांगते हैं जो सूचना को लेकर जा रहा था। नंबर मिलते ही पुलिस वाले ड्राइवर को फोन करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि फोन पैसेंजर को दूं। जब पुलिस वाले सूचना से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ आपका बेटा भी था जब आप होटल में आई थी, पर होटल से जाते समय वो आपके साथ नहीं था, तो सूचना बड़े आराम से कहती है कि मैं बच्चे को शाम के समय ही पास में ही रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आई थी। पुलिस वाले सूचना से रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहाँ उसने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। पुलिस के कहने पर सूचना पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखवाती है। पुलिस तुरंत उस एड्रेस पर जाती है और बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, मगर तभी पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था वो एड्रेस ही फेक है। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए कलंगुट पुलिस एक बार फिर से ड्राइवर को कॉल करती है और उसे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार को लेकर तुम्हारे आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पहुँच जाओ, मगर इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए कि तुम कार लेकर थाने की तरफ जा रहे हो। जैसा कि पुलिस वालों ने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर ने वैसा ही किया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो सूचना सेठ को कर्नाटक के आया मंगला पुलिस स्टेशन में ले आता है। फिर उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की बात गोवा पुलिस के अधिकारियों से करवाता है। गोवा पुलिस के अधिकारी आया मंगला स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब यहाँ पुलिस वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो पहले उसमें कुछ कपड़े और टॉयज निकलते हैं। इनको हटाने के बाद जो उनकी आंखों के सामने था उसे देखकर सब लोग शॉक्ड रह गए। पुलिस वालों ने सूचना से पूछा कि ये क्या है, तो सूचना ने कहा कि ये मेरा बेटा चिन्मय है। सूचना अपने बेटे की लाश बैग में डालकर गोवा से बेंगलुरु जा रही थी। सूचना ने अपने 4 साल के बेटे का खून किया था। पुलिस वाले सूचना से जब इस बारे में पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की है, तो जवाब में सूचना कहती है कि ये मेरा बेटा है और इसे किसने मारा है मैं नहीं जानती। तुरंत इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को दे दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की एक टीम कर्नाटक पहुंचती है और वहां से सूचना सेठ को अपनी हिरासत में ले लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां पर उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि इस मर्डर का मोटिव क्या था, इसलिए पुलिस वाले सूचना से पूछताछ करते हैं। स्टार्टिंग में तो सूचना कहती रहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे का मर्डर किसने किया है, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तो मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं जागी तो मेरा बेटा मर चुका था, इसलिए मैं इसे अपने साथ बैग में लेकर जा रही थी ताकि मैं इसके साथ हमेशा के लिए रह सकूं। पुलिस वाले लगातार सूचना से पूछताछ करते रहते हैं, मगर सूचना लगातार एक ही बात की रट लगाए रहती है कि उसे नहीं पता कि बेटे की हत्या किसने की, क्योंकि जब वो उठी तो उसका बेटा पहले ही मरा हुआ था। वो खुद को बेकसूरी बताती रही। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम से 36 घंटे पहले बच्चे की जान जा चुकी थी और बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। अब शायद चिन्मय की जान तकिए से मुंह दबाने की वजह से हुई है या फिर गला घोटकर की गई है। मतलब कि जिस समय बच्चे की हत्या की गई उस समय बच्चा अपनी माँ सूचना सेठ के साथ ही था। जब कई दिनों की मेहनत के बाद सूचना कोई भी जानकारी नहीं दे रही थी तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस वाले कुछ जाने माने साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं ताकि सूचना से सही जानकारी निकलवाई जा सके, मगर उन लोगों की भी मेहनत बेकार चली जाती है। हालांकि इस बीच पुलिस को उस कमरे से कई ऐसे अहम सबूत मिलते हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि बच्चे का मर्डर उसी कमरे में किया गया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आता है कि उस कमरे में सूचना सेठ के अलावा किसी दूसरे इंसान ने एंट्री नहीं ली थी। आज भी सूचना सेठ का यही कहना है कि किसी और ने उसके बच्चे की जान ली है। जब पुलिस के सामने सूचना भी जबान नहीं खोल रही थी तो आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए सूचना के पति को भी शामिल किया जाता है और दोनों पति पत्नी से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है। हालांकि इससे भी बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाता। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 6 जनवरी 2024 की रात को सूचना होटल में एंट्री करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बॉडी मिलने के लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे का मर्डर किया गया था। उस हिसाब से होटल में एंट्री करने के 2 घंटे बाद ही सूचना ने अपने बेटे का मर्डर कर दिया था और फिर अगले 18 घंटे तक बेटे के साथ ही होटल के कमरे में बंद रही। इस दौरान सूचना ना तो एक बार भी खाने के लिए कुछ मंगवाती है और ना ही किसी से बात करती है। इस बीच लगातार बेटे से मिलने के लिए सूचना सेठ का पति वेंकट रमन सूचना को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी।
इस पूरे मामले में सूचना सेठ का बिहेवियर शुरू से ही बड़ा अजीब रहता है। इसलिए कुछ लोग दावा करते हैं कि शायद सूचना मेंटली फिट नहीं है और उसने जो भी किया है शायद पागलपन में किया है। इसलिए गोवा पुलिस स्पेशलिस्ट की मदद से सूचना सेठ के मानसिक संतुलन की जांच भी करवाती है और इस आधार पर अदालत में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा जाता है कि सूचना मानसिक तौर पर बिल्कुल फिट है। पर अब तक सूचना सेठ ने एक बार भी बच्चे की हत्या करने के बाद उसको कबूल नहीं करा है। इस बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के फादर कोर्ट में कहते हैं कि सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के पैनल से करवाई जाए और इसी आधार पर कुछ डिसीजन लिया जाए। अब कोर्ट का जो भी डिसीजन रहता है वे देखते हैं, पर सूचना सेठ को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पेरेंट्स के बीच में तो अनबन चलती ही रहती है, पर इसकी वजह से अपने बच्चों की जान लेना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पेरेंट्स के लड़ाई झगड़ों का असर बच्चों की पूरी लाइफ पर पड़ता है, पर गुस्से में आकर अपने ही बच्चे की जान ले लेना इंसानियत के खिलाफ है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अच्छे और बुरे बिहेवियर का फ़र्क हमारे बच्चे पर पड़ता है, जिसकी वजह से ना जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। पेरेंट्स को हमेशा एक ख्याल रखना चाहिए कि वे आपस में हर एक चीज़ सॉर्ट आउट कर ले, जिससे वे अपने बच्चों की भी लाइफ अच्छी बना सके। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो और आपके क्या व्यूज़ है इस पूरे केस को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।